भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष श्रीमान राजेश चेतन जी हम सबके परम मित्र हैं। और सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का विषय जीवन में पर्यावरण, इस विषय को लेकर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं आपके सामने एक स्क्रीन भी शेयर करूंगा। उस पर फिर सबको स्क्रीन दिख रही है। जी दिख रही है। तो जैसा मेरे बारे में बताया कि ये पर्यावरण गतिविधि से मैं 2019 से जुड़ा हूं। हम सबको पता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से समाज में काम कर रहा है। तो पूजनीय सरसंघ चालक जी कहते हैं, कुछ काम समाज हमसे गर्दन पकड़कर करवा लेता है, उसमें से एक काम है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि। तो 2019 में ये पर्यावरण संरक्षण गतिविधि प्रारंभ हुई, लेकिन उससे पहले ही संघ के विभिन्न प्रांतों पर परिवार पर्यावरण के रूप में कार्य प्रारंभ हो गया था। 2018 में तो दिल्ली में ही हम सब थे। तो दिल्ली ने एक अभियान लिया 15 अगस्त 2018 से 31 2018। दिल्ली में हम 10 लाख पौधों का वृक्षारोपण करेंगे और उसको अचीव भी किया। प्रत्येक शाखा के जिम्मे 500 पेड़ लगाने का जिम्मा आया था। यानी पर्यावरण गतिविधि शुरू होने से पहले संघ के विभिन्न प्रांतों में ये कार्य प्रारंभ हो चुका था। पंजाब में हरियावल पंजाब के हरियावल के नाम से, राजस्थान में अपना संस्थान के नाम से, ऐसे अलग विविध संगठन बना करके पर्यावरण का काम चल रहा था। तो उसको विधिवत रूप से 2019 में प्रारंभ किया गया और 6 वर्षों से अनवरत लगातार चल रहा है। अब पर्यावरण है क्या? अगर उसकी फिजिकल परिभाषा देखें तो यह है कि हमारे चारों ओर का यानी चारों तरफ का जो वातावरण है वो पर्यावरण है। लेकिन सृष्टि किन से मिलकर के बनी है? ऐसा कहा जाता है कि 5 तत्वों से मिलकर के सब कुछ बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। जब भी भगवान के नाम का जिक्र आया तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, इसी में भगवान के नाम का जिक्र आया कि भगवान और पर्यावरण पर्यायवाची शब्द है। अगर भगवान के नाम में भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, तो यही 5 तत्व इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। और यही 5 तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है। इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है। यानी जो अंदर है वही बाहर है। अगर इनका इनबैलेंस होता है, इनका संतुलन बिगड़ता है, तो पर्यावरण खराब होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी अगर इन 5 तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो हमारा शरीर खराब होता है, जिसे हम बीमारी कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। पर्यावरण हमारे अंदर होगा तो बाहर भी आएगा। तो हमारी संरक्षण गतिविधि ने प्रारंभ से ही ये पकड़ा है कि पहले मनुष्य को अपना पर्यावरण ठीक करना चाहिए। जब इसके मन में आ जाएगा कि मुझे पर्यावरण ठीक करना है, तो फिर सब पर्यावरण ठीक हो सकते हैं। तो 5 जा का संरक्षण ही पर्यावरण है, ये हम कहते हैं। तो 5 जा में क्या क्या आता है? जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन। यानी पानी, जमीन यानी अर्थ, जंगल यानी फॉरेस्ट, जानवर और जन। जन यानी ऊर्जा भी कह सकते हैं और व्यक्ति भी कह सकते हैं। अब जो सृष्टि में कुल विद्यमान है, जल के रूप में लें तो जो 100% पानी उपलब्ध है, उसमें से 97% पानी किसी योग्य नहीं है, जिसको हम समुद्र का पानी कहते हैं। 2% पानी ग्लेशियर्स के रूप में उपलब्ध है और 1% पानी ही है जिसका हम उपयोग दैनिक उपयोग में लाते हैं। अब उस 1% पानी को ही पूरी सृष्टि को चलाना है, उसी से उसका जीवन चलना है। तो इसलिए कहते हैं कि पानी की बचत करनी चाहिए, क्योंकि सीमित मात्रा में ही पानी उपलब्ध है। अब ह्यूमन बीइंग
इसके अंदर है 0.01%। जो पूरी सृष्टि पर मानव है वो अन्य प्राणियों में और जंगल मिलाकर के 0.01% है, जबकि पानी सबको चाहिए। तो जो 0.01% मनुष्य है, वही इस 1% पानी जो पीने के लिए उपलब्ध है उसको खराब भी कर रहा है। का सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखना हो तो 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, कोरोना नामक महाबीमारी आई थी, तब हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर जब मनुष्य ने कुछ नहीं किया तो पर्यावरण सुंदर हो गया, सारा पर्यावरण निर्मल हो गया, यमुना जी साफ हो गई, रात को तारे दिखाई दे रहे थे। ये हम सब ने देखा। तो यानी पर्यावरण खराब कौन कर रहा है? ये हम सब मिलकर के ही पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। विकास के नाम पर कहीं विनाश की ओर तो नहीं जा रहे। ये चिंता का विषय है। उसी संदर्भ में आप चर्चा करेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो कुछ बातें आपके ध्यान कराने के लिए, जब मनुष्य जन्म लेता है तो पहला काम क्या करता है? सांस लेता है। और जब वो मरता है तो आखिरी काम क्या करता है? श्वास छोड़ता है। यानी श्वास लेने से श्वास छोड़ने तक का जो कालखंड है उसे हम जीवन कहते हैं। पहली श्वास से आखिरी श्वास तक की यात्रा हमारा जीवन है। वो क्या बिना पेड़ के पूरी हो सकती है क्या? वायु की कोई रंग नहीं, कोई गंध नहीं, कोई स्वाद नहीं, कहाँ से आती है? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, एक 12 साल के बच्चे को देशभक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा एक पेड़ लगाओ। एक पेड़ लगाना भी देशभक्ति है। ऐसे ही हम सबके ध्यान में होगा, जोधपुर के पास एक खेजड़ली गांव है, वहां अमृता देवी के बलिदान की कथा आती है। उस समय के राजा ने एक आदेश दिया कि राजमहल के लिए कुछ लकड़ी की आवश्यकता है, तो सैनिकों को जंगल से पेड़ काटने के लिए भेजा। लेकिन वहां जो खेजड़ली गांव की अमृता देवी थी, वह पेड़ के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा कि ये पेड़ हमारे संरक्षक हैं, हम इनको काटने नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, अमृता देवी और उनके बच्चों ने इसके लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन पेड़ नहीं काटने दिया। ये आज भी राजस्थान में कथा याद की जाती है कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार हम सब जानते हैं कि प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या 422 पेड़ प्रति व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन भारतवर्ष में ये संख्या 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। यानी एक व्यक्ति को अभी 394 पेड़ और लगाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए काफी काम करने की आवश्यकता है। यही घनत्व कनाडा में 10,000 पेड़ों का प्रति व्यक्ति का आता है, ग्रीनलैंड का 5,000 है, ऑस्ट्रेलिया का 3,000 है। तो भारतवर्ष इसमें काफी पीछे है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि में जीवन केवल पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि अपने घर में अगर नल से एक बूंद पानी भी टपकता है, तो अगर वो साल भर पानी टपकता रहे एक एक बूंद करके, तो 11,000 लीटर एक साल में वो पानी टपक टपक करके बह जाएगा। कीमत क्या है? आज एक लीटर पानी की बोतल 20 रुपए की आती है। तो 11,000 लीटर को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो 22 लाख रुपए एक साल में वो पानी बह गया। तो क्या हमारे घरों में या आसपास एक बूंद भी पानी बहना चाहिए क्या? इस बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या है? पानी का कोई रंग गंध स्वाद कैसा होता है? सबको पता है कि रंगहीन है, गंधहीन है और बेस्वाद है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन के लिए कम से कम 135 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है। इसलिए पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार पॉलीथीन, बीच में एक बात और बता दूं कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने, पर्यावरण का विषय बहुत बड़ा है, उसमें अभी 3 बातों को जोड़ा है। पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे और सिंगल यूज पॉलीथीन को हटाएंगे। इन 3 विषय को लेकर के चले हैं। तो पहला जल के विषय में आया, दूसरा जमीन के विषय में आया,
एक दिन में पॉलीथीन की थैलियों के कोनों के कट पीस, आपके घर में दूध की थैली आती होगी, ऐसे ही पॉलीथीन की थैलियों का पैकेजिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। ऐसा कहते हैं 1 लाख टन कचरा प्रतिदिन निकलता है। और दिल्ली में तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण गाजीपुर का पहाड़ है, जिसको कम करने के लिए मशीनें लगी है, लेकिन कम नहीं हो रहा। जितना कचरा आता है उससे कम ही सेग्रीगेट कर पाते हैं। दिल्ली में 3 कूड़े के बड़े पहाड़ खड़े हैं, लेकिन भलसवा वाला जो पहाड़ है वो कुछ कम होना प्रारंभ हुआ है, लगभग 50% कम हो गया है। ओखला का भी भाई काफी कम साहब, है, लेकिन भाई साहब गाजीपुर आपको का रोक अभी भाई कम साहब आपको होने। रोक रहा हूँ। हाँ जी। आपका कैमरा थोड़ा ठीक करो, वीडियो ठीक नहीं बन रहा है। हम इसकी अच्छा, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ। अब ठीक। अब आपका ये सर सर कटर थोड़ा नीचे लाओ, कैमरे को सेंटर में लाओ। यस, अब ठीक है। अब ठीक है। अब ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ओके। तो समाधान क्या है इसका? समस्या है तो हम सबको पता है। तो हमने कहा अभी दृष्टिकोण बदलो, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। क्या अपने व्यवहार में, अपनी लाइफ स्टाइल में पर्यावरण आ सकता है क्या? तो उसके लिए हमें क्या करना? तो हमारा घर हरित घर हो सकता है क्या? कोई पैसा नहीं लगाना, कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं करना, लेकिन मेरे जीवन में पर्यावरण आ सकता है क्या? उसके लिए मैं अपने घर को हरित घर बना सकता हूँ। तो उसके लिए हमने 5 बातें जो बताई थी, कि 5 जा का संरक्षण अगर हम करते हैं, जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन, तो हम अपने घर को हरित घर बना सकते हैं। पहली बात करते हैं पानी की। अपने घर में रहते हुए हम जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे भाई साहब दिल्ली में तो 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है, केजरीवाल जी एक काम शुरू करके गए हैं, इतना पुण्य का काम, हमें पानी बचाने की क्यों आवश्यकता है? तो मैंने बताया कि पानी सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगर उसका नियोजन नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जाएंगे, ये विचार करने का विषय है। 2-3 उदाहरण हमारे सामने हैं। केप टाउन का नाम हम सबने सुना है, साउथ अफ्रीका का बहुत बढ़िया शहर है। उसके अंदर भी पिछले 3 वर्ष पहले पानी समाप्त हो गया था। ट्रेनों से पानी वहां लाया जाता था। क्रिकेट के मैच इंटरनेशनल होते थे तो होटल में भी नहाने के लिए सीमित मात्रा में पानी दिया जाता था। वैसा ही उदाहरण चेन्नई में देखने को मिला। अभी 1.5 वर्ष पूर्व भी चेन्नई का भी ग्राउंड वाटर जीरो हो गया था। वहां भी पीने का पानी लाने के लिए ट्रेन लगाई गई थी, लेकिन उसका नियोजन करने के बाद उसकी उपलब्धता कराई गई। तो क्या हम आगे आने वाली पीढ़ी को दिल्ली में भी ऐसा ही दे करके जाना चाहते हैं क्या, कि पानी का नियोजन करेंगे नहीं, खर्च करेंगे? अब खर्च करने में भी जितना उपयोग में लाना है उतने की आवश्यकता है, उपयोग में लाइए। हम ये नहीं कहना चाहते आपसे कि आप पानी का उपयोग कम कर दीजिए, लेकिन जो पानी का अपव्यय हो रहा है उसको तो दूर कर सकते हैं क्या? तो अपने घर में अगर 5 मेहमान आते हैं, उनको आपने ड्राइंग रूम में बैठाया, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, 5 गिलास पानी ला करके उनको देते हैं। अब 2 सज्जन ने पानी पूरा गिलास पी लिया, 2 सज्जन ने पानी पिया ही नहीं, और एक बंधु ने आधा गिलास पानी पिया। तो अब वो जो 2.5 गिलास पानी बच गया, उसका हम क्या करते हैं, वो जाकर के सिंक में उड़ेल देते हैं, उसको प्रयोग में नहीं लाते। तो क्या हम अपने घर में वो 2.5 गिलास पानी जो किसी ने पिया ही नहीं, उसको वेस्ट करने से बचा सकते हैं क्या, अपव्यय होने से बचा सकते हैं क्या? तो उसके लिए एक समाधान है, कि कट गिलास वाटर, कि आधा गिलास पानी दो। भाई साहब कैसी बात करते हो, आधा गिलास पानी दूंगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? एक दो लोगों ने, बंधुओं ने अपने ऑफिस में इसका प्रयोग किया। बंधुओं ने कहा कि पानी खत्म हो गया क्या आपके यहाँ, या पानी नहीं है? नहीं भाई साहब, पानी पर्याप्त है, आप पहले ये पी लीजिए और मिलेगा। या दूसरा उपाय है, कि घर में 5 गेस्ट आए तो 5 गिलास खाली ला के रखिए, और एक बोतल में पानी ला दिए या जग में पानी लाइए, जिसको जितना पानी पीना है वह उतना पानी पी लेगा, तो पानी वेस्ट होने से बच जाएगा। दूसरा है, एक व्यक्ति को नहाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है? तो साधारणतः हमें लगता है, कभी विचार नहीं किया, कि एक व्यक्ति को
नहाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है? एक बाल्टी। क्या हम एक बाल्टी पानी से नहा सकते हैं क्या? अगर ऐसा विचार करें तो पानी के साइज की, बाल्टी के साइज की बात आज नहीं करते। आज केवल ये विचार करते हैं कि क्या मैं एक बाल्टी पानी से नहा सकता हूं। भाई साहब, हम तो शावर का उपयोग करते हैं। अब वो भी एक बहस का विषय है कि शावर में पानी ज्यादा लगता है कि कम लगता है। दोनों तरह के प्रयोग करने वाले बंधु हैं। तो एक बाल्टी पानी से मैं नहा सकता हूं क्या? ये उदाहरण मैंने अपनी जो संघ की वीरवार मिलन की शाखा होती है, आज से 1.5-2 वर्ष पूर्व ये विषय वहां रखा था सभी बंधुओं के बीच में। तो हम सबके परिचित अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के मालिक श्री रमेश अग्रवाल जी उसके 1 महीने बाद मुझे मिले एक कार्यक्रम में। उन्होंने कहा, जय कुमार जी, आपने कहा था आधा बाल्टी पानी से नहाना चाहिए। तो मैं पिछले 17 दिनों से आधा बाल्टी पानी से नहा रहा हूं। और उसके 6 महीने बाद वो मुझे दोबारा मिले तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने घर पर भी श्रीमती जी को बताया है कि देखो मैं आधा बाल्टी पानी ही से नहा रहा हूं। तो घर में भी अपने बाकी बंधुओं के बीच में ये विषय कैसे जाए, उसको पहुंचाने का बड़ा सरल तरीका। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि देख करके भी संस्कार आता है, केवल कह करके नहीं आता। तो रमेश जी ने अपने कर्तृत्व से अपने घर में भी ये संस्कार दिया। ऐसे ही तीसरा विषय है, हमारे सभी के घरों में आरओ लगे हैं। हम सबको पता है आरओ में 60% पानी वेस्ट जाता है। क्या हम उसका नियोजन कर सकते हैं क्या? मेरा मानना है कि दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी आता है, मेरा मानना नहीं है, सभी का कहना है, उसमें आरओ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोरिंग के पानी के अंदर आरओ लगना चाहिए। अगर 100 टीडीएस का पानी जो दिल्ली जल बोर्ड से आता है वो पीने लायक होता है और पीना ही चाहिए। कई बार हम उसी में आरओ लगा करके उसकी गुणवत्ता कम कर देते हैं। जब 30, 40, 50 टीडीएस का पानी पीते हैं, वो शरीर के लिए हानिकारक है। तो जिन घरों में आरओ लगे हैं उसका नियोजन करके उस पानी का पोछे के अंदर प्रयोग या बर्तन धोने में प्रयोग या कपड़े धोने में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अभी अभी गर्मी का महीना है, बरसात भी हो रही है। हम सभी के घरों में एयर कंडीशन लगे हुए हैं। तो एसी में जो पानी निकलता है, पूरे 24 घंटे अगर एसी चलता है तो 15 लीटर शुद्ध पानी उसमें से निकलता है, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। उससे साफ पानी कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन वो पीने के उपयोग का नहीं है। बाकी सब काम उसमें कर सकते हैं। ऐसे ही घरों में जाना होता है, तो घर में जाकर के हम पानी के चर्चा कर रहे थे तो उनकी माता जी बाहर आई। बोले, बेटा पानी की चर्चा कर रहे हो, आओ पानी का मैं बताती हूँ। तो वो अपने किचन में हमें ले गई। वहां 5 बाल्टी पानी की भरी रखी थी। हमने कहा, माता जी ये क्या है? उन्होंने कहा, मेरे घर में 5 एसी लगे हैं, उनके नीचे मैं पानी की बाल्टी लगा देती हूँ और ये पूरी रात में भर जाती है और यहाँ मंगा लेती हूँ। मैं इसी पानी से नहाती हूँ और पानी से नहाने से बाल रेशम जैसे मुलायम हो गए हैं। इतना शुद्ध पानी है वो। हम एसी के जल का प्रयोग करेंगे तो नहाने में बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा पौधों में डालने में और नियोजन भी उसका कर सकते हैं। पानी के रिसाव की बात मैंने प्रारंभ में ही बताई कि घर में अगर एक एक बूंद पानी भी रिसता है तो एक साल में 11,000 लीटर पानी वेस्ट होता है। पांचवी बात है नल के लिए मिस्ट या एरिएटर का उपयोग करना। जब हम नल अपना वॉश बेसिन का खोलते हैं तो हम सबको ध्यान होगा कि उसका फ्लो बहुत तेज आता है। जितना तेज पानी आता है, क्या उतने तेज पानी में हाथ धोने की आवश्यकता है क्या पानी के? कई बार बच्चों के ऊपर भी पानी आता है। तो एक घर में एक गृहिणी ने नीचे से ही उसका स्टॉप कॉक जो होता है उसका प्रेशर कम कर दिया, तो पानी नल से कम आ रहा था। तो बच्चों ने कहा, मम्मी पानी आज कम आ रहा है। तूने कहा, इतना ही मिलेगा, इसी में हाथ धोइए। तो पानी जब कम आता है तो कपड़े भी गीले नहीं होते। हम सबके ध्यान में कराने के लिए जब हम वॉश बेसिन का नल खोलते हैं तो उसमें 1 मिनट में 10 लीटर पानी बह जाता है। क्या हमें वास्तव में हाथ धोने के लिए 10 लीटर पानी की आवश्यकता है क्या? ये विचार करने का विषय है।
तो उसके लिए हमने कहा एक एरिएटर आता है जिसमें झाग बना करके पानी निकलता है, उससे पानी की स्पीड आधी हो जाती है। मिस्ट या एरेटर का उपयोग करेंगे तो किसी भी प्लम्बर सैनिटरी की दुकान पर आपको मिल जाएगा। उससे अपने घर के पानी को अपव्यय होने से हम बचा सकते हैं। तो पानी से जुड़ी हुई 5-6 बातें मैंने आपके सामने रखी कि हम अपने जीवन में पानी को बचा करके पर्यावरण हितैषी कैसे बन सकते हैं। दूसरा विषय है जमीन संरक्षण। जल के बाद जमीन, अपने घर में रह करके हम जमीन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अपने घर में जो कूड़ा निकलता है उसमें पॉलीथीन का वेस्ट बहुत अधिक होता है। तो सेग्रीगेशन एट सोर्स, यानी अपने घर से ही हमने गीला और सूखा कचरा को अलग अलग कर दिया तो हमारे कूड़े का निदान घर से ही हो जाएगा। हम पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे। गीला कचरा जो साधारणतया निकलता है, सब्जी के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, रात की चाय की पत्ती होती है, लेकिन लेफ्ट ओवर फूड इसमें नहीं डालना। ये जो छिलके हैं और चाय की पत्ती है, इससे बहुत बढ़िया खाद बनती है। अपने घर में अगर हम एक घड़ा रख करके उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे और उसमें ये छिलके डालेंगे तो ये खाद बनती चली जाएगी। कई बंधुओं ने अपने घरों की छत पर 200 लीटर के ड्रम ला रखे हैं, उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं, थोड़े से पत्ते डालते हैं और बाकी ये जो घर का कचरा है, गीला कचरा, वह डालते हैं। तो बहुत खुशबू वाली खाद अपने घर में ही तैयार होती है, खेत कहते हैं। और जो सूखा कचरा बच गया उसमें पॉलीथीन का जो कचरा है उसकी हमें बनानी है इको ब्रिक। आपके सामने दिखा भी रखी है। जो 1 लीटर की पानी की बोतल आती है या उसी तरह की कोई बोतल आती है, उसमें पॉलीथीन का जिन्न उसमें बंद कर दीजिए तो 1 महीने का पॉलीथीन का कचरा उस 1 लीटर की बोतल में आ जाएगा, जिसका वजन 750 ग्राम बैठेगा। उसको पेंसिल से या लकड़ी की डंडी से दबा दबा करके ठूस करके बंद करके उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। तो ये पॉलीथीन जो है ये वातावरण को खराब नहीं करेगी और ये हमारी जो पॉलीथीन है ब्रिक का काम करेगी और इससे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। पार्कों में बेंच बनाने के काम आ रही है, ट्री गार्ड बनाने के काम आ रही है और अब तो कुछ स्थानों पर ये इको ब्रिक 10 रुपए की बिकने भी लगी है। तो अपने घर पर ही कूड़े का विभाजन करके एक पर्यावरण में योगदान दे सकते हैं। रसोई की विज्ञा के विषय में मैंने बता दिया, कूड़ा खाद के विषय में बता दिया। एक घर में हमारे दूध की थैली आती है। अब दूध की थैली का हम साधारणतया कोना काट करके फेंक देते हैं और फिर उससे दूध निकालते हैं। लेकिन हमने पिछले 3 सालों में अभियान लिया है दिल्ली में कि दूध की थैली का कोना काटना बंद करेंगे। आप कल्पना कीजिए, जो पल्स की टॉफी आती है, गोली आती है, जब हम उसको खाते हैं तो उसको खोला और उसका रैपर कहाँ गया किसी को नहीं पता। तो पल्स के मालिकों से बात हुई कि एक दिन में उनकी कितनी ये पल्स की टॉफी बिकती है, तो उन्होंने बताया हमारी पल्स की टॉफी एक दिन में 1 करोड़ बिकती है। अब 1 करोड़ टॉफी खाने के बाद उसका कचरा कहाँ जा रहा है उसको जमादार भी नहीं उठा सकता, जो सफाई कर्मचारी है वह भी उसका नियोजन नहीं कर सकता। तो हम दूध की थैली का कोना काट करके फेंक देंगे तो वो बहुत छोटा हिस्सा होगा, उसका नियोजन करना मुश्किल है। इसलिए दूध की थैली को बीच में से चीरिए, चाकू से कट लगाइए, उस कोने को थैली से अलग मत कीजिए, तो उसका नियोजन करना आसान होगा। ये सब बातें क्यों बताई जा रही है? जब आप प्लास्टिक की या पॉलीथीन की थैली में घर का कचरा देते हैं तो आपने कुछ स्थानों पर अपने घर के आसपास देखा होगा जहां कचरा पड़ा रहता है, वहां पर गाय भी खाने के लिए आती है तो उनके पेट में ये पॉलीथीन की थैली जाती है, जिसके कारण से वह बीमार पड़ती है। कुछ गायों का जब निदान किया गया तो उसमें से बहुत सारा कचरा जो पॉलीथीन की थैली के रूप में था उनके पेटों से निकलता है। इसी प्रकार जमीन पर जब ये पॉलीथीन का कचरा हम डालते हैं तो वहां आपने देखा होगा कि काला काला हो जाता है। तो ये जमीन के साथ पॉलीथीन का कचरा मिलकर के एक विषैला पदार्थ निकालता है जिसे काला पदार्थ दिखता है।
वह जमीन की उपजाऊ क्षमता को शून्य कर देता है। तो धरती माँ की गोद में हम क्या कर रहे हैं? ऐसे ही नहाने में भी हम जब साबुन का प्रयोग करते हैं, केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, अपने शरीर पर अगर हमने 1 ग्राम केमिकल भी पूरे दिन में लगाया या प्रयोग किया, तो 140 करोड़ लोग 1 ग्राम के हिसाब से कितना लाख टन होगा, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, जो हम जमीन को दे रहे हैं, पृथ्वी माता को दे रहे हैं। तो पृथ्वी का संरक्षण कैसे होगा? तो इस बारे में हम सबकी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में बताया गया है प्रारंभ से ही कि जमीन संरक्षण के लिए मुल्तानी मिट्टी से नहाना चाहिए, केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें विस्तार से करने का आज समय नहीं है, 40 मिनट का समय है, उसमें बात पूरी करूंगा। हम सबको अपने जीवन में ये सारी बातें जो हमारी दादी, हमारे दादा बताते थे, वो सब दोबारे लागू करने की आवश्यकता है। तीसरा विषय है ऊर्जा संरक्षण। अपने घर में ऊर्जा कैसे संरक्षित कर सकते हैं? जिस कमरे में हम नहीं बैठे, उस कमरे के तो लाइट पंखे बंद कर ही सकते हैं। अनेक घरों में देखा गया है कि जिस कमरे में बैठे नहीं है या प्रयोग में नहीं है, वहां लाइट जल रही है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, कोई चिंता नहीं करता। तो जहां हम नहीं बैठे, जिस कमरे का उपयोग नहीं हो रहा, वहां हम अपने लाइट्स और पंखे बंद करेंगे। एक काम इसमें हो सकता है। दूसरा है एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करना। उसके कारण से बिजली ऊर्जा में 50% से ज्यादा की कटौती होती है। अगर आपके घरों पे एलईडी लाइट्स नहीं लगी है, उसको लगाएंगे तो 1 साल में ही इसका अंतर आपको नजर आने लगेगा। तीसरा, सोलर ऊर्जा जो वैकल्पिक स्रोत है, अपने घरों की छत पर हम लगा सकते हैं। अब दिल्ली में 2 वे मीटर लगाने की भी उपलब्धता पिछले 2-3 वर्षों से हो गई है। जो आपके घर पे बिजली पैदा होगी उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, और जो आपका बिजली खर्च होगी उसका डेबिट मिलेगा, और नेट होकर के उसका बिल आपके पास आएगा। तो ऐसे बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट में, बहुत सारे घरों में ये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत यानी सोलर पावर सिस्टम लगने प्रारंभ हो गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी प्रण लिया है कि अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ घरों पर ये लगाने की योजना बनानी चाहिए। तो अपने घर में हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। चौथा है पेड़ संरक्षण। घर में रहते हुए हम अपने पेड़ों का संरक्षण यानी जंगल कैसे बना सकते हैं? तो हमने कहा बीजारोपण से वृक्षारोपण। अपने घर में हम बीजारोपण कर सकते हैं क्या? बीजारोपण क्या? कि हम 10 बीजों का रोपण अपने घर में करेंगे। घर से बाहर से कुछ नहीं लाना। दूध की जो थैली घर पर आती है, या आपके घर पर गमले हैं तो गमलों का उपयोग कर सकते हैं। जो गमलों का उपयोग भी नहीं कर सकते, तो दूध की थैली जो आती है 1 लीटर की, आधा लीटर की, उसका ऊपर से पेट काट करके उसमें मिट्टी डाल करके जो घर में खाने की वस्तु आती है, चाहे वह सब्जी है, चाहे वह फल है, जो आप प्रयोग में लाते हैं उसी के बीजों को रोपण करना। नींबू आता है तो नींबू के बीज लगा सकते हैं। आजकल आम आ रहे हैं तो आम की गुठली लगा सकते हैं। और भी जो फल, धनिया, पुदीना, ये तो घर पे लगाने से बहुत जल्दी आ जाता है। हरी मिर्च बहुत जल्दी आ जाती है, और सीजन में उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो जब अपने घर पर हम इसको लगाएंगे, तो अपने को जीवन में पेड़ लगाने की क्यों आवश्यकता है, मैंने पहले बताया। तो जब 10 बीजों का बीजारोपण घर पे करेंगे, तो परिवार के बाकी सदस्यों में, बच्चों में भी इसके प्रति एक पॉजिटिव विचार आएगा। और जब बीज डालते हैं, अंकुरित होता है अपनी मेहनत से, तो उसको देख करके बड़ा आनंद आता है। बाजार से लाके 10 पौधे पार्क में लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसका नियोजन करके उनको बड़े होते हुए तक जीवित रखना, ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि पौधारोपण करने के कारण से भ्रूण हत्या मत कर दीजिए। वहां से आप सही सलामत पौधा लेकर के आए, आपने लगा दिया अपने जन्मदिन पर, लेकिन उसका संरक्षण नहीं किया। अगर साल 6 महीने संरक्षण करेंगे, तब वो तड़ा खड़ा होगा तो उसको छोड़ सकते हैं।
तो प्रति वर्ष अपने जन्मदिन पर कम से कम 5 पौधे जरूर लगाने चाहिए, ये भी साथ में जोड़ना। क्या वो 5 इंडोर प्लांट हो सकते हैं, क्या वो पंचवटी हो सकती है। पहले समाज में, गांव में, मोहल्ले में पंचवटी लगाने का प्रचलन था। 5 पेड़ जो औषधीय पेड़ होते हैं, बड़ का, पीपल का, नीम का, आंवले का, अशोक का, ये हम सब लगाते थे। अभी बड़ मावस पर बड़ के पेड़ों की बड़ी धूम मस्ती है। तो दिल्ली पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने कहा भाई पेड़ की टहनी तोड़ करके पूजा नहीं करने देंगे। सभी जने बड़ के पेड़ की टहनी तोड़ करके पूजा करते हैं। उन्होंने कहा अपने घर पे बड़ का पेड़ लगाइए गमले में, जब वो बड़ा हो जाए तो उसे बाहर पार्क में लगाइए, अपने घर पर ही उसकी पूजा कीजिए। तो ये अभियान पिछले 2 वर्षों में लिया, तो इस बार बड़ के पौधों की बहुत डिमांड हुई और एक अभियान चलाया तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है। तो क्या हम अपने घर पे ये कर सकते हैं क्या? हम सभी के घरों में तुलसा जी का पौधा होगा। तुलसा जी का पौधा बड़ा पवित्र पौधा माना जाता है, हम सबको मिलता भी है, लेकिन क्या हम उसकी देखभाल करते हैं क्या? जब घर पर कोई सज्जन आते हैं, आप उनसे पूछते हैं भाई साहब क्या लेंगे, उन्होंने कहा तुलसा जी वाली चाय लेंगे। तो ठीक है जी, बनाते हैं। अंदर से बेटी बाद में आती है भागते हुए, कहती है अंकल आज तो तुलसा जी की चाय नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी आज? क्योंकि आज रविवार है, रविवार को तुलसा जी नहीं तोड़ते। लेकिन ये जानकारी क्या हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बता के जा रहे हैं क्या, या अपने साथ ही ले जाएंगे? ये घर में अगर हम लगाएंगे, तुलसा जी का पौधा होगा, कुछ प्लांट्स होंगे, उनके माध्यम से लगाया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। और साल में एक बार प्रकृति का वंदन करते हुए हमने अगस्त मास में रखा है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रकृति का वंदन हर घर में होना चाहिए। उसके लिए पौधे की, जल की, या किसी भी रूप में प्रकृति की वंदन करना, एक रिचुअल करना, उसको हम कर्मकांड भी कह सकते हैं। लेकिन उसके करने से भी संस्कार बनते हैं। तो अपने घर में पेड़ों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? जब अपने घर पर ये 10 बीजों से, बीजारोपणों से वृक्षारोपण हो जाएगा तो साल भर में एक अच्छा 3-4 फुट का पौधा बन जाता है। फिर उसे अपने आसपास के किसी पार्क में जाके लगाना और उसको बड़ा करना, ये हम सब मिलकर के कर सकते हैं। अगला है अंतिम, जीव संरक्षण। जीव संरक्षण में हम सबके घरों में पहले से ही पता है पक्षी और जानवरों के लिए पानी रखा जाता था, लेकिन अब सबने बंद कर दिया है रखना। क्योंकि कबूतर आते हैं, कबूतर बहुत गंदगी फैलाते हैं, इसलिए बालकनी में मोटी वाली जाली लगा देते हैं कि कोई अंदर आ ना जाए। गोरैया दिल्ली से इसी कारण से गायब हो गई है कि लोगों ने उनका संरक्षण करना बंद कर दिया है। तो पहले घरों पर पाल्टी छत पर पानी रखा जाता था, पक्षियों के लिए अनाज डाला जाता था, पार्क में अभी भी डाला जाता है। मुझे ध्यान है लॉकडाउन के समय जब सब कुछ बंद हो गया था, तो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने निश्चय किया कि पक्षियों को दाना डालने वाले भी आने बंद हो गए थे, लेकिन पक्षी तो वहां आते थे पार्क में। तो हमने जगह जगह स्पॉट चयन करके वहां 5-5, 10-10 किलो अनाज कह करके डलवाना प्रारंभ करवाया, स्पेशली खरीद करके। तो ये समाज का अभिन्न अंग है कि हम सब जीवों का संरक्षण करते हुए मेरे घर से कैसे हो सकता है। हम सबको ध्यान होगा अपने घर पर पहली रोटी किसकी निकलती है? गाय की। अंतिम रोटी किसकी निकलती है? कुत्ते की। वो क्या है? वो भी जीव संरक्षण है। और हमारे घर के बाहर एक होदी होती थी जिसमें हम बचा हुआ छना हुआ आटा, इसके फल के छिलके, सब्जियों के छिलके और इनकी गाय की रोटियां डालते थे और गाय आकर के खाती थी। लेकिन अब सब समाप्त हो गया है, रोटियां निकाल के रख तो दी जाती है, लेकिन गाय को खिलाने के लिए कौन जाए? तो अपने घर पर रहते हुए क्या हम जानवरों और पक्षियों के लिए जीव संरक्षण कर सकते हैं क्या? अपने घर पर पानी नहीं रख सकते तो कहीं समाज में स्थान बना करके अपने मोहल्ले में वो पानी का संरक्षण कर सकते हैं क्या? पीने के लिए रख सकते हैं। हमने पक्षी घर भी बनाए हैं ताकि जो गोरैया और कबूतर है या और चीज को रहने के लिए संरक्षण मिल सके। आप अपने घर के पास पेड़ लगाइए, पेड़ों पर पक्षी इतने सुंदर आकर के रहने लगते हैं। मैं नांगलोई जिले में प्रवास पर गया, उनके घर के आगे एक अच्छा पेड़ था, कदम्ब का पेड़ था। बोले इसके ऊपर एक विदेशी पक्षी रोज आकर के बैठता है और बहुत रंग बिरंगा पक्षी था वो। तो जब हम अपने आसपास प्रकृति को लगाएंगे
ऐसे ही हमने दिल्ली के अंदर वाटर बॉडीज का रिवाइवल किया। तो कुछ वाटर बॉडीज में जब पानी आ गया तो उसके पास हैबिटेट्स आने शुरू हो जाते हैं, जो उनकी नेचुरल प्रकृति है। वो सब पक्षी जानवर आने स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाते हैं। तो हम सब मिलकर के इस दिशा में अपने मन में लाएंगे, अपने घर से इस बात को प्रारंभ करेंगे। और फिर उसके बाद अपने मोहल्ले में, यानी अपने 5 घर इधर और 5 घर उधर, उनके साथ चर्चा करते हुए क्या हम विचार कर सकते हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करने के लिए इन बातों में से कौन कौन सी बातें अपने घर में कर सकते हैं। जब वो चाय पर चर्चा करेंगे तो अपने मोहल्ले में इसका विचार फैलेगा। अभी कुछ दिन पूर्व भारतीय योग संस्थान के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जाना हुआ। तो वहां उन्होंने योग पर बोलने के लिए बुलाया था। तो मैंने कहा योग के साथ में पर्यावरण भी जोड़ूंगा। लाइफ स्टाइल जो पंच भूत है वो हमारे शरीर में है, लेकिन प्रकृति ठीक नहीं रहेगी तो शरीर ठीक नहीं रहेगा। तो प्रकृति ठीक करना भी शरीर ठीक करने से ज्यादा जरूरी है। प्रकृति ठीक रहेगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम सब कार्य कर पाएंगे। तो वहां भी लोगों ने इन सब बातों को कहा कि आप बार बार आइए और ये बात हमें बताइए, तो अच्छा लगता है। इसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है कि 5 जा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन, इसको संक्षिप्त रूप में दिया है। इसको हरित घर के लिए हमने एक इको मित्रम ऐप बनाई है। हमारी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की एक ऐप है जिसको हमने इको मित्रम ऐप कहा है। उसको आप अपने फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। इस समय वहाँ एनएसपीसी की एक परीक्षा चल रही है, नेशनल स्टूडेंट पर्यावरण कंपटीशन, जो पिछले 3 सालों से चल रहा है। उसमें पर्यावरण से जुड़े हुए 20 प्रश्न हम आपसे पूछते हैं और उसको आप उत्तर देते हैं तो उसके हिसाब से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो पर्यावरण के विषय में जागरूकता ये उसके माध्यम से आती है। पिछले साल 6 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया था। इस बार इस संख्या को 10 लाख तक ले जाने की योजना है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि पर्यावरण के प्रति अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए हम इस ऐप को डाउनलोड करें, उस पर एनएसपीसी की प्रतियोगिता को करें। सभी के लिए वो है, स्टूडेंट हम सभी हैं, चाहे वो 1 साल का बच्चा है या 100 साल का व्यक्ति है, सबके लिए प्रतियोगिता खुली है। और दूसरा, इसमें हरित घर का संकल्प, हरित घर के नाम से भी इसमें एक लोगो लगा आएगा। उसमें जाकर के ये 15 बातें अगर आपने की है, इसमें से कौन कौन सी बातें कर रहे हैं उसको टिक करेंगे तो उसके हिसाब से वो आपको सर्टिफिकेट देगा और हमारे बात भी ध्यान में रहेगी। मेरे को लगता है आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। 40 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। जी, आप विषय चूंकि लंबा है और हमारे पास कुछ समय भी है, लोग जुड़ और भी लोग जुड़ रहे हैं, तो आप विषय पूरा कर सकते हैं। हमारे पास विषय अगर बचा है तो समय की कमी नहीं है। चलिए, जी। अभी समय है। मेरे को बताया था 9 बजे समाप्त करना है, क्योंकि मुझे आगे भी दूसरी बैठक में जाना है, 9:30 बजे अच्छा, पहुंचना। ठीक है जी। तो वैसे मैं एक दो बात और जोड़ देता हूँ। जी। ये तो मैंने अपने जीवन में पर्यावरण कैसे आया इसके बारे में बात करी। दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि किस प्रकार से काम कर रही है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का काम कैटलिस्ट का काम है। समाज में पर्यावरण का काम करने वाले बहुत सारे बंधु हैं। ऐसे सब बंधुओं की सूची हम सूचीबद्ध कर रहे हैं। संघ ने दिल्ली को 30 जिलों में बांटा है। तो प्रत्येक जिले में शिक्षण संस्थान में जो पर्यावरण का काम कर रहे हैं, ऐसे 5-7 बंधुओं को वहाँ जोड़ते हैं। ऐसे ही धार्मिक संस्थान, ऐसे ही स्वयंसेवी संस्थान, नारी शक्ति, ऐसे हमारे विभिन्न कार्य विभाग है, उनके माध्यम से जिलों पर इनकी टीम बन रही है। और अभी इसी दिशा में बड़ा प्रयास करते हुए यमुना क्लीननेस ड्राइव समाज के माध्यम से 8 जून को हुई। तो यह पूर्वी जमुना पार के किनारे हैं, उसमें 11 घाटों पर ये सफाई का अभियान लिया गया। इसमें 121 स्वयंसेवी संस्थानों ने रजिस्टर्ड करके उसमें भाग लिया और समाज के लगभग 2000 से अधिक बंधु उसमें उपस्थित हुए। 12 टन कचरा हाथ से उठाया गया। 12 टन कचरा हाथ से उठाना कोई आसान काम नहीं है और उसका नियोजन किया गया। केवल एक दिशा में बता रहा हूं कि जब समाज का आह्वान करते हैं तो समाज सब काम करने के लिए तत्पर है।
तो हम कचरा फैलाना बंद करेंगे तो भी ये पर्यावरण की दिशा में 50% योगदान होगा। कई बार हम नियोजन करते हैं कि इस वाटर बॉडीज का रिवाइवल करेंगे या यमुना का क्लीननेस ड्राइव करेंगे। आज हम साफ करके आते हैं और वही लोग दूसरे दिन तीसरे दिन कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। तो क्या हम अपने आसपास कचरा फैलाना बंद कर सकते हैं? क्या क्या आज हम ये प्रण ले सकते हैं कि मैं अपनी गाड़ी में से कचरा बाहर नहीं फेंकूंगा, मैं अपने घर से कचरा बाहर नहीं फेंकूंगा? ऐसे ही मेरा ऑफिस भी हरित ऑफिस हो सकता है क्या? मेरी स्टेशनरी पर कोई लोगो लगा सकते हैं क्या? मेरे ऑफिस के अंदर में एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं आपको। ऑफिस में जल का नियोजन कैसे कर सकते हैं? किसी ऑफिस में 100 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। देहरादून की एक कंपनी ने हमें बताया, तो उनके यहाँ जो पानी का बिल था वो बहुत ज्यादा आता था। ये पुरानी बात हो गई, 2-3 वर्ष पुरानी। तो उनसे कहा गया, भाई साहब अपने नल बदल दीजिए सारे, नल खोलने वाले की जगह पुश वाले नल लगा दीजिए। तो उन्होंने किया, बोले भाई साहब खर्चा तो होगा, लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि 1 महीने के बाद ही उनका पानी का बिल आधा आना शुरू हो गया। किसी को कहना नहीं पड़ा कि पानी का नियोजन करना है। केवल नल लगाने से ही 1 साल में उनके नल लगाने का खर्चा भी निकल आया और पानी का प्रयोग आधा हो गया। तो ऐसे अनेक प्रयोग है। ऐसे ही मंदिरों के अंदर जो शिवलिंग पर जल चढ़ता है उसका नियोजन कर सकते हैं। वैसे तो ये सेंसिटिव विषय है, आप समाज में कहेंगे तो एकदम मानते नहीं है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने विभिन्न आयामों पर इसको लिया। और आपके लिए बता दूं कि झंडेवाला देवी मंदिर में इसका नियोजन 3 वर्ष पूर्व ही हो गया। उसके लिए पूरा प्लांट लगाया गया। जो शिवलिंग पर जल चढ़ता है वो कहाँ जाता है उसका नियोजन करते हैं, फिर उसको उपयोग में लाते हैं। ऐसे ही सरस्वती बिहार जिले के मंदिर, यानी दिल्ली के अंदर 8-10 मंदिरों तो मुझे ध्यान है जिन्होंने शिवलिंग के जल का नियोजन समिति से मिलकर के कराया है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने आसपास कर सकते हैं। अपने हम ये बातें रोज देखते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं। मंदिर को धोने के लिए कितना पाइप का प्रयोग होता है, गाड़ी को धोने के लिए कितने पानी का प्रयोग होता है। क्या उसमें 1 बाल्टी पानी का प्रयोग करके हम गाड़ी धो सकते हैं क्या? या पाइप लगाने की आवश्यकता है क्या? बहुत सारी बातें हैं। लोगों ने अपने घरों के ऊपर इतनी सुंदर किचन गार्डन, इतने पेड़ पौधे लगा रखे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक घर पर जाना हुआ जिन्होंने 500 पेड़ एक फ्लोर पर लगा रखे थे। केवल उनके पास एक फ्लोर है, 4 मंजिल का घर है, और उन्होंने एक घर के अंदर 500 पौधे लगा रखे थे। एक बेडरूम में 50 पौधे लगे थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और इतना सुंदर घर बना रखा है, इतना साफ बना रखा है कि बेडरूम में भी 50 पौधे लगा सकते हैं। हमारे कुछ बंधु ऐसे हैं जिनको बीमारी रहती है, ऑक्सीजन की ट्रबल रहती है। तो हम सबको पता है एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, ये सब ऑक्सीजन जनरेटेड पौधे हैं। तो अपने घर में अगर हम इंडोर प्लांट लगाएंगे जो ऑक्सीजन देते हैं सदा, उसमें बहुत ज्यादा पानी देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हम अपने को स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो अपने घर में अगर इंडोर प्लांट लगाएंगे तो हमारा जीवन वैसे ही स्वस्थ हो सकता है। बहुत सारी बातें करने की। कुछ कॉलोनियों ने अपने को जीरो वेस्ट मैनेजमेंट में करा है। नवजीवन कॉलोनी एक साउथ दिल्ली की, उनके यहाँ से कोई कचरा नहीं निकलता। ऐसे ही धोला कुआं के पास भी एक सरकारी कॉलोनी है, उनके सोसाइटी से कोई कचरा बाहर नहीं जाता, वो सारा नियोजन वही करते हैं। तो ऐसे हम सब भी मिलकर के अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने आसपास के वातावरण को पर्यावरण अनुकूल बना सकते हैं। मन में और जीवन में पर्यावरण आएगा तो हम सब इस दिशा में पर्यावरण पूरक समाज बना सकेंगे। इतना ही निवेदन करना है। धन्यवाद।